कोई शक नहीं कि 9 माह तक मां के पेट में नशोनुमा पाने वाले बच्चे को सेहत और सलामती के साथ दुनिया में लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस सिलसिले में जदीद मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है और इस अमल को आसान और कम तकलीफ बनाने के लिए कई तरीके भी ईजाद हो चुके हैं। लेकिन दुनिया भर में बच्चे की पैदाइश के लिए बुनियादी तौर पर 2 तरीके ही इख्तियार किए जाते हैं। एक तरीका नॉर्मल डिलीवरी का है, जिसके जरिए बच्चे की पैदाइश अमल में आती है, जबकि दूसरा तरीका सी सेक्शन कहलाता है, जिसमें ऑपरेशन के जरिए बच्चे की विलादत होती है। सी सेक्शन का तरीका उस वक्त इख्तियार किया जाता है जब माँ और बच्चे में से किसी एक की जिंदगी को नॉर्मल पैदाइश की सूरत में खतरा लाहक हो। मेडिकल साइंस के मुताबिक पैदाइश के लिए बेहतरीन तरीका नॉर्मल डिलीवरी ही है, लेकिन दुनिया भर में सी सेक्शन का रुझान बढ़ता जा रहा है, जो कि ना सिर्फ खवातीन की सेहत के लिए नुकसानदेह है, बल्कि सी सेक्शन के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों की जिंदगी के लिए भी बहुत से खतरात का बायस बनता है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में सी सेक्शन को एक कारोबार का तरीका भी बना लिया गया है। कैसे अवाम की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है और गैर ज़रूरी सी सेक्शन ख़वातीन की सेहत के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है और सी सेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। मैं हूं उस्मान ओमान और आज के ऐसा बात करेंगे, सी सेक्शन एक ज़रूरत है, ऑप्शन है, या ये एक फैशन बन चुका है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि सी सेक्शन होता क्या है, इसकी तारीख क्या है और वो कौन से तिब्बी और गैर तिब्बी अवामिल हैं जो सी सेक्शन का बायस बनते हैं। ऑपरेशन के जरिए बच्चे की पैदाइश का अमल सिजेरियन कहलाता है। सिजेरियन ऑपरेशन या सी सेक्शन के जरिए पैदाइश की तारीख के बारे में बहुत से मुख्तलिफ मफरूजे पाए जाते हैं, लेकिन जो ख्याल सबसे आम तस्वुर किया जाता है उसके मुताबिक रोमन आमिर हुक्मरान जूलियस सीजर की पैदाइश सबसे पहले इसी तरह से हुई थी, जबकि कदीम रोमन साइंसदान और तारीखदान प्लिनी के मुताबिक सीजर का मतलब माँ के जिस्म से कटा हुआ है, जबकि इसके अलावा कदीम ईरानी बादशाह रुस्तम की पैदाइश भी सिजेरियन के जरिए हुई थी। सी सेक्शन का पहला जदीद ऑपरेशन एक जर्मन माहिर अमराज निस्वा ने 1881 में किया था, जिसके बाद से वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें मजीद जिद्दत आती गई। सी सेक्शन की बहुत सी तिब्बी और गैर तिब्बी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि सी सेक्शन के जरिए माँ और बच्चे की जिंदगी को 3 गुना ज्यादा खतरात लाहक हो जाते हैं। अगर तिब्बी अवामिल की बात की जाए तो सी सेक्शन डिलीवरी मुकर्रर तारीख से पहले भी की जा सकती है, जबकि इमरजेंसी में लेबर के दौरान भी अचानक सी सेक्शन किया जा सकता है, जिसकी मुतादिद वजूहात हो सकती हैं, जिसमें सरे फहरिस्त माँ को होने वाला दर्द या उसका थक जाना भी शामिल है। इसके अलावा अगर पैदाइश के वक्त बच्चे का साइज बड़ा हो तो भी सी सेक्शन किया जा सकता है। सी सेक्शन के लिए मजीद तिब्बी अवामिल की बात की जाए तो ऐसा तब भी होता है जब बच्चे एक से ज्यादा हों। इसी तरह एक या उससे ज्यादा बच्चों की गैर मामूली पोजीशन में भी सी सेक्शन किया जा सकता है, जबकि बच्चे में खून के दबाव के कम होने की सूरत में भी हंगामी सिजेरियन करने की जरूरत पड़ सकती है। गैर तिब्बी अवामिल में दर्दे ज़ह का डर सरे फहरिस्त आता है। इसी तरह डिलीवरी के दौरान मौत की फिक्र और बच्चे की पैदाइश का खौफ भी सी सेक्शन का बायस बनता है। इसके अलावा पहले नॉर्मल डिलीवरी का बुरा तजुर्बा, साबिका बांझपन, बेचैनी, कंट्रोल से महरूम होने की परेशानी, तवील मुशक्कत से बचना और अमले से ताउन न मिलने की परेशानी भी गैर तिब्बी अवामिल में शुमार होती है। इसके अलावा जिन वजूहात के नताज में सी सेक्शन किया जाता है उनमें माँ की जचगी के वक्त ज्यादा उम्र, स्टेटस, पेशा, तालीम, माँ का मोटापा, खानदानी हैसियत, जिंदा बच्चों की तादाद में कमी या ना बचना और शादी की उम्र शामिल है। तो नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी कि सी सेक्शन होता क्या है। पाकिस्तान में हर 5 में से 1 बच्चा सी सेक्शन के जरिए इस दुनिया में आता है। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में सी सेक्शन की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कुछ लोग इसे कारोबार से जोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग इसे खवातीन की सेहत से जोड़ते हैं। पूरे मुल्क में सी सेक्शन अब एक मामूल की बात है। ना तो इस पर हुकूमत की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस है और ना ही गलत ऑपरेशन करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कदगन है। पाकिस्तान में कितनी खवातीन सी सेक्शन के अमल से गुजरती हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान डेमोग्राफिक्स और हेल्थ सर्विस के मुताबिक 1990 से 2013 के दौरान सी सेक्शन की तादाद में वाज़े इजाफा हुआ है। आदादोशुमार के मुताबिक साल 1991 में सी सेक्शन के जरिए डिलीवरी की शरह 2.7% थी, जो बढ़कर 2013 में 15.8% तक पहुँच गयी, जबकि 2017 में यही शरह 22% तक पहुँच गयी। पाकिस्तान डेमोग्राफिक्स और हेल्थ सर्विस के मुताबिक 11.5% दही खवातीन सी सेक्शन करवाती हैं। शहरों में यही तादाद दुगनी है। पाकिस्तान के शहरी इलाकों में 25.6% खवातीन सी सेक्शन करवाती हैं, जबकि 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 19.6% खवातीन सी सेक्शन करवाती हैं। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में ये शरह 25 से 30% के दरमियान है। लाहौर में कायम पंजाब के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सर गंगाराम में हर साल लगभग 24,000 बच्चों की पैदाइश होती है। अस्पताल के आदादोशुमार के मुताबिक इनमें से 50% बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन के जरिए हो रही है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 20 वर्षों में सी सेक्शन के बढ़ते हुए इस रुझान की वजूहात में सेहत के हवाले से कम इल्मी, मुल्क में पेशावराना मेडिकल स्टाफ की कमी और तिब्बी शोबे की निगरानी के लिए किसी मौसर निजाम की अदम मौजूदगी है। पाकिस्तान में अक्सर खवातीन नॉर्मल डिलीवरी में होने वाले दर्द के खौफ और लोगों की सुनी सुनाई बातों में आकर सी सेक्शन का मुतालबा करती हैं, जबकि ये बात भी दुरुस्त है कि कुछ डॉक्टर भी पैसों के लालच में आकर सी सेक्शन कर देते हैं। ऑपरेशन के जरिए बच्चे की पैदाइश में 60,000 से 3 लाख का खर्चा हो सकता है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में सी सेक्शन के हवाले से आदादोशुमार आपने देखे। बैनुल अक़वामी सतह पर सी सेक्शन के हवाले से क्या आदादोशुमार हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सी सेक्शन के जरिए बच्चों की पैदाइश पर हर साल 3 लाख खवातीन दौरान ज़च की जान की बाजी हार जाती हैं, जबकि दुनिया के कुछ ममालिक में बच्चों की पैदाइश की खातिर सी सेक्शन करवाना फैशनेबल और मॉडर्न होने की अलामत भी तस्वुर किया जाता है। दुनिया भर में सी सेक्शन के हवाले से क्या आदादोशुमार हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी इदारे सेहत ने ऑपरेशन के जरिए पैदाइश को इसके नुकसानदेह असरात के बायस ज़चकी का नापसंदीदा तरीका करार दिया है और हर मुल्क के लिए इसकी सालाना शरह 10 से 15% मुकर्रर की है, लेकिन इस हवाले से सामने आने वाले आदादोशुमार इंतहाई होशरुबा हैं। हालिया चंद बरसों में दुनिया भर में सिजेरियन अमल से पैदाइश में 50% इजाफा हुआ है। चीन में तकरीबन हर दूसरा बच्चा सी सेक्शन से पैदा होता है, जहाँ मजमूई शरह 47% है। अमेरिका में 32%, जबकि इंग्लैंड में 26% बच्चे ऑपरेशन के जरिए पैदा हो रहे हैं। मेडिकल जरीदे द लैंसेट के मुताबिक साल 2000 में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख सिजेरियन ऑपरेशन हुए और 2015 में इन ऑपरेशन की तादाद बढ़कर 2 करोड़ 97 लाख तक पहुँच गयी। लातीनी अमेरिका के मुल्क डोमिनिका में 58% बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन के जरिए हुई। इस तहकीक में ये बताया गया कि डॉक्टर्स ने तस्दीक की है कि हजारों बच्चों की पैदाइश में ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, जबकि ब्राजील, मिस्र और तुर्की में तकरीबन 50% बच्चों की पैदाइश सी सेक्शन के जरिए हुई। सिर्फ यही नहीं, मेडिकल जरीदे द लैंसेट की एक और तहकीक के मुताबिक हर 1000 सी सेक्शंस में तकरीबन 8 खवातीन हलाक हो जाती हैं। इन हलाकतों की सबसे बड़ी तादाद सहराए अफ्रीका के ज़ेरी इलाकों में है, जहां 1000 में से 10 खवातीन सी सेक्शन के दौरान अपनी जान गंवा बैठती हैं। तरक्की पजीर ममालिक में सी सेक्शन से पैदा होने वाले बच्चों में 1000 में से तकरीबन 57 बच्चे मुर्दा हालत में पैदा होते हैं, जबकि सहराए अफ्रीका के ज़ेरी इलाकों में ये तादाद 82 है। तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि ऐसी खवातीन जो माली लिहाज से बेहतर हैं, बच्चों की पैदाइश के लिए उनमें ऑपरेशन कराने की शरह ज्यादा है। इस तहकीक में खबरदार किया गया है कि ऐसे गैर जरूरी ऑपरेशन माओं की सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान और दुनिया भर में सी सेक्शन के होशरुबा आदादोशुमार आपने देखे, लेकिन सवाल ये है कि क्या सारे सी सेक्शन गैर मामूली हालात में किया जाते हैं या डॉक्टर जानबूझकर पैसे हथियाने के लिए केस को इतना ख़राब कर देते हैं कि मजबूरी में मरीज को सी सेक्शन के ऑप्शन की तरफ ही जाना पड़ता है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। जी सादिया, बताइएगा कि नॉर्मल डिलीवरी केस को सी सेक्शन तक कैसे लाया जाता है, क्या बहाने बताए जाते हैं, क्या तरीके अपनाए जाते हैं? नॉर्मल डिलीवरी को सी सेक्शन की तरफ इसीलिए लाया जाता है कि एक तो उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, दूसरा है कि नॉर्मल टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो कोई भी डॉक्टर इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। पहले तो उसको कहते हैं नॉर्मल है, कुछ वीक कम भी हो तो कहते हैं कि ये बच्चे की जान को ख़तरा है, आप सी सेक्शन करवा ले। अगर वाकीन साथ कहें कि हमने नॉर्मल करवाना है तो फिर उसको कहते हैं हम टैबलेट रख के कुछ इंतज़ार कर लेते हैं, तो इंतज़ार फिर आधे 1 घंटे बाद कहते हैं कि इसकी जान को ख़तरा है, आप फ़ौरन ऑपरेट करवाएं, क्योंकि डॉक्टर इंतज़ार ही नहीं करता, नॉर्मल की तरफ आता ही नहीं है।
कि नॉर्मल कर दे, तो इसीलिए ऑपरेशन की तरफ ले जाते हैं। ऑपरेशन में एक तो पैसे ज़्यादा होते हैं और टाइम कम लगता है, तो नॉर्मल में टाइम ज़्यादा लगता है और पैसे कम होते हैं। अच्छा, ये आप थोड़ा सा हमें वाजिया करें, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा सी सेक्शन का केस आपने ख़राब होता हुआ देखा हो? ये थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि मेरे दोस्त की भाभी का ऑपरेशन था, केस था, 6 बेटियां थी उनकी। वो मेरे पास आए कि आप कहीं अच्छी जगह पे ले जाओ। मैं अल्ट्रासाउंड के लिए लेके आई इधर अपने पास ही गायनी सेंटर पे। वहाँ पे उसने कहा नॉर्मल है, ये आप लोग हाथ ना लगाए, मैं अभी कर देती। हमने कहा कि इसका ऑपरेशन कर दो। हमने खुद कहा, हालांकि ऑपरेशन की तरफ ले, पहले नॉर्मल उसके बच्चे हुए हैं। हमने कहा उनका 6 बेटियों के बाद बेटा है, आप ऑपरेशन का। कहती नहीं, ये कौन, मैं ऐसा तो 1 मिनटों में कर देती। 3 घंटे, 2 से 3 घंटे उसने उनको लेबर पेनें लगवाई और इतनी ब्लीडिंग हो गई कि हमने बेहोशी उस पर तारी हो गई। तो उसने छोड़ा फिर भी नहीं। अभी डॉक्टर आ रहा है, अभी नॉर्मल का है। फिर हमने उठाया, दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे उन्होंने सेक्शन करवाया और बेबी एक्सपायर हो चुका था और इसने 10,000 रुपया ले लिया अपना, हमें जाने नहीं दे रही थी। फिर हमने पैसे दिए, हम लेके गए, चले हमारा बच्चा बच जाए। सेक्शन करवाया और मरीज़ की हालत इतनी ख़राब हुई कि हमने हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया। वो 2 माह तक एडमिट रही और 12 साल बाद, उसके बाद अभी 12 साल बाद बेटा हुआ है। तो हम 12 साल इतने परेशान हुए और अल्लाह से दुआएं मांगते रहे कि अल्लाह उनको बच्चा दे दे, तंदुरुस्ती वाला दे दे। मैं बहुत उनको जब भी मिलती हूँ नदामत महसूस करती हूँ कि मैं ही लेके गई। उस चीज़ की जिम्मेदार मैं खुद को समझती हूँ। वरना उन्होंने दाइयों को कहा हुआ है कि आप मरीज़ को एक टीका लगाएं, उसको फिर रेफ़र करके इधर ले आएं, तुम्हें पैसे दे देंगे। ये इस तरह चल रहे हैं। जिन्होंने ऑन कॉल डॉक्टर बुलाए हुए हैं ना, तो ऑन कॉल दाइयाँ भी बुलाई हुई हैं। उनको कहते हैं कि हम 2-4 हज़ार की खातर, आप जिसके 9 महीने पूरे भी नहीं होते, जिसको ज़रा सी पेन है उसको ले आए, फिर उसको सेक्शन पे लेके जाती हैं। जो छोटे छोटे सेटअप बना के बैठी हुई हैं या दाइयाँ हैं ज़्यादा, ये उनको इन्होंने गाइड किया हुआ है। LHV ने अपने हॉस्पिटल बना के ऑन कॉल सर्जन हायर करके तो ये किया हुआ है। तो नाज़रीन, देखा आपने कि सी सेक्शन कैसे एक कारोबार की हैसियत इख्तियार कर चुका है, लेकिन ये मकरू कारोबार करने वाले कैसे आवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं, इस हवाले से चश्मकुशा हकायक जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सी सेक्शन ऑपरेशंस के दौरान मामूली सी कोताही ना सिर्फ माँ की जिंदगी को खतरे में डाल देती है, बल्कि नौमौलूद बच्चे को भी मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। गलत सी सेक्शन से कैसे किसी खातून की ज़िंदगी तबाह होती है, इसी पर यह रिपोर्ट है। आप बेसिकली जैसे हम लोग अगर देखें विद इन लास्ट 3 इयर्स में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया पेशेंट्स को, वो आजकल सी सेक्शन को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंट खुद आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं डॉक्टर हमारे वीक्स पूरे हो गए, वी वांट डिलीवरी वाया सी सेक्शन। जब उनसे रीज़न पूछते हैं कि आप सी सेक्शन को क्यों प्रेफर करें, हमसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, हम नहीं लेना चाहते, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हमने सुना है डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा रिस्क है। पेशेंट हमारे पास जब सी सेक्शंस के लिए आते हैं, सबसे पहले उनकी क्वेरी होती है कि हम लोग कमर में इंजेक्शन नहीं लगवाना, तो हमने फुल बेहोश होना है। फिर डॉक्टर्स बेसिकली जो है स्पाइनल इंजेक्शन इज़ मोर सेफर देन द जनरल एनेस्थीसिया। उसमें वो सेफ़ किस तरह से, स्पाइनल जब हम लोग पेशेंट्स को लगाते हैं, हमें उसमें टाइम लिमिट का कुछ इशू नहीं होता। दूसरा जो पेशेंट को मसला होता है कि हमारे कमर में दर्द रहना शुरू हो गया, इसका इंजेक्शन से एज सच कोई लिंक नहीं है। थोड़ी बहुत वो जो स्टार्टिंग में पेन होती है वो हो सकती है। बेसिकली बैकबोन पेशेंट्स को क्यों हो रहा होता है कि उनकी वो पोस्ट डिलीवरी अपने मल्टीविटामिन्स नहीं लेती फीमेल्स। अगर मैं अपने सेटअप की बात करूँ तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं आजकल वो सेक्शंस की रेशियो ज़्यादा है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई हमारे पास आज कोई 10 मरीज़ आए हैं, तो उन 10 में से जो हामला ख़वातीन हैं 6 जो हैं वो ऑपरेशन की तरफ जा रही हैं, बड़े ऑपरेशन की तरफ, और जो बाकी जो है वो नॉर्मल डिलीवर हो रही हैं। ग्लोबली सिज़ेरियन सेक्शन का रुझान डेफिनेटली बढ़ रहा है। जो एक ज़माने में ये 10 to 15% होता था, अब ये कहते हैं कि 2030 तक 1/3 डिलीवरीज जो हैं बाय सिज़ेरियन सेक्शन होगी WHO के मुताबिक। दूसरी चीज़ ये है कि टाइम के साथ साथ जहाँ पे मदर्स ने अपनी एजुकेशन, करियर और इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू की है, तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे उनकी एज भी ज़्यादा होती है और उस टाइम पे और कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर एडवांसिंग मैटरनल एज जो है, ये भी एक रीज़न आ जाती है फॉर सिज़ेरियन सेक्शन।
जब यही सिजेरियन एक दफ़ा, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा जब होता है तो ये जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का बायस बनता है। आपसे मैं एक केस शेयर करना चाहूँगी। हमारे पास एक पेशेंट आई है जो कि रेफ़र होकर आई थी कहीं से। उसका चौथा सिजेरियन हो चुका था एक बड़े हॉस्पिटल में, और वहाँ पे ये चौथा सिजेरियन था और इस दफ़ा इसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग थी। आईसीयू में दाखिल हो गई और 3-4 दिन तक जब उसकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही थी तो उन्होंने रिलेटिव ने समझा कि शायद एक आईसीयू से दूसरे आईसीयू जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन बाय द टाइम वो यहाँ पे पहुँची तो विदिन 4 आवर्स शी जस्ट डाइड। अब उस खातून के जब हम पेपर्स देख रही थी मैं, तो शी वॉज जस्ट 30 ईयर्स ओल्ड। 92 की उसकी पैदाइश थी, 4 सिजेरियन कराए उसने, 4 बच्चे पैदा किए और शी डाइड। अब ये जो रिपीट सिजेरियन स्कार्स हैं ना, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो सिजेरियन स्कार होता है इस जगह पे प्लेसेंटा आ जाता है जब रिपीट नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, और प्लेसेंटा जब इस जगह पे आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, ब्लीडिंग और मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का बायस बनता है। लेकिन जब आपका एक दफ़ा सिजेरियन हो गया, नेक्स्ट टाइम नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं और फिर रिपीट सिजेरियन सेक्शंस में आप अपनी जान से जा सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। रिपोर्ट आपने देखी नाज़रीन, सी सेक्शन के नतीजे में बच्चे किन मसाइल का शिकार होते हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि बाज़ सूरतों में सी सेक्शन माँ और बच्चे की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी भी हो सकता है, लेकिन हमारे माशरे में ये खौफनाक ट्रेंड की सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। हमारे मुल्क में इस हवाले से आगाही भी मौजूद नहीं है कि सी सेक्शन के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों को सारी ज़िंदगी सेहत के कितने संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से हमने ये खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखा। शायद आप ये जानकर हैरान हों कि तिब्बी तौर पर सी सेक्शन के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे नॉर्मल डिलीवरी के जरिए पैदा होने वाले बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक सी सेक्शन के नतीजे में दुनिया में आने वाले बच्चों के फेफड़े कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से मुमकिन है कि ऐसे बच्चों को पैदाइश के फौरन बाद नर्सरी मुंतकिल करना पड़े। फेफड़ों की ये कमजोरी सारी जिंदगी उन बच्चों के साथ चलती है और मौसम की जरा सी तब्दीली इन बच्चों को सांस की बीमारी में मुब्तला कर सकती है। ये सिलसिला सारी जिंदगी इन बच्चों के साथ चलता है। दूसरा अहम मसला जिसका सी सेक्शन के जरिए पैदा होने वाले बच्चे सामना करते हैं वो जल्दी एलर्जी है, क्योंकि सी सेक्शन के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों की माएं उनकी पैदाइश के वक्त नशे के जेरे असर होती हैं। इसी वजह से वो अपने बच्चे को फौरी तौर पर छू नहीं सकती और न ही फौरी तौर पर उन्हें दूध पिला सकती हैं। ऐसे में बच्चों को बैरूनी माहौल से एलर्जी होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं और ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों के मुकाबले में जल्दी एलर्जी का शिकार ज्यादा होते हैं। यही नहीं, ऐसे बच्चों की कुव्वत मुदाफियत भी कम होती है और बच्चों की बीमारी में मुब्तला होने के खदशात बढ़ जाते हैं। इसी तरह बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में की गई रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे नॉर्मल डिलीवर हुए उनके मेदे में ग़िज़ा के इंहिज़ाम के लिए वही बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो उनकी माँ के अंदर हैं, जबकि सी सेक्शन के जरिए पैदा होने वाले बच्चों के मेदे में वो बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से इन बच्चों को हाजमे के मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। सी सेक्शन के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों को सेहत के किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इस हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद आज़म ने गुफ्तगू की है प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अकबर होतियाना साहब से। आइए देखते हैं। सी सेक्शन का बढ़ता हुआ रुझान और इसके नतीजे में पैदा होने वाले मसाइल सिर्फ माँ को ही नहीं बल्कि बच्चे को भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये बीमारियां क्या हैं और किस तरीके से सी सेक्शन के ज़रिए ये बीमारियां किसी भी बच्चे में पैदा हो सकती हैं, आज डॉक्टर नवीद अख्तर होतियाना हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हेड ऑफ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर, पहले तो ये बताइए कि सी सेक्शन आखिर क्यों हो रहा है, रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है और फिर बच्चों पर इसका बराह रास्त क्या असर होता है? देखें, सी सेक्शन के अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। सी सेक्शन के फ़ायदे तो सबसे पहले यही है कि अगर तो इन टाइम सी सेक्शन किसी बच्चे को हो जाता है, या जिसको सांस नहीं आ रहा होता, या बच्चे के दिल की धड़कन नहीं सही है, या बहुत सारी और भी इंडिकेशंस होती हैं जिसमें जो अर्ली सी सेक्शन है दैट कैन सेव द बेबीज़ लाइफ। लेकिन देखा यह गया है कि सी सेक्शन की रेशियोज़ भी बढ़ रही हैं और बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि प्रोबेबली समटाइम्स ज़रूरत नहीं भी होती तो सी सेक्शन कर दिए जाते हैं। उसकी मल्टीपल रीज़न हैं, लेकिन अगर सी सेक्शन जस्टिफाइड हो या नॉन जस्टिफाइड हो तो उसमें तो फिर देखना होता है कि बच्चे की सेहत का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि बच्चे की सांस की तकलीफ़
वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जब बच्चा नॉर्मल डिलीवर होता है तो उसमें चेस्ट पे प्रेशर पड़ने की वजह से लंग्स का सारा पानी निकल जाता है। लेकिन अगर वही हम सी सेक्शन बच्चे को वैसे ही यूट्रस से उठा लेंगे तो उनके जो चेस्ट का पानी होगा वो ड्रेन नहीं होगा, जिसकी वजह से अक्सर बच्चों में सांस की शिकायत की तकलीफ़ रहती है, जो कि 2-4 दिन रहती है और बाद में हो सकता है वो इन्फेक्शन भी हो जाए। सो एक तो ये इशू है। लेकिन सी सेक्शन के बच्चे के अलावा माँ पे भी बुरे असरात होते हैं। और एक ऑब्वियसली एनेस्थीसिया दिया जाता है, सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, और उसके अलावा जो है हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो ये जो बच्चे और माँ दोनों में ये चीज़ सी सेक्शन बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सी सेक्शन जस्टिफाइड हो या अनजस्टिफाइड हो, बच्चे को क्या अपनी पूरी ज़िंदगी में फिर इस तरह के मसाइल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं इनका सामना करना पड़ता है? जो बच्चा माँ का दूध नहीं पिएगा उसमें एस्थमा, एलर्जीज़, चेस्ट इन्फेक्शंस, नमूनियाज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो एक तो वो मोटिवेशन, कमिटमेंट हमारे यहाँ नहीं है, लैक्टेशन फेलियर बहुत ज़्यादा है। और जब लैक्टेशन फेलियर होगा तो फिर ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जिसमें बच्चों को नमोनिया, जिसमें बच्चों को डायरिया, जिसमें बच्चों को एस्थमा। तो वो जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था, इनडायरेक्ट लिंक वही बन जाता है। जब माँ ऑपरेशन से 3 दिन बाहर ही नहीं आएगी एनेस्थीसिया से, तकलीफ से, पेन के, तो बच्चे की केयर नहीं करेगी और उसी टाइम पे वो बॉन्डिंग डेवलप होती है, उसी टाइम पे लैच ऑन डेवलप होता है मदर फीड के लिए, तो वो एक गोल्डन पीरियड मिस हो जाता है। देखिए, माँ के दूध का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। इसके प्रोटीन्स, इसकी एनर्जी, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की, ना सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा में बल्कि ज़हनी नशोनुमा में। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होते हैं, बच्चा इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होता है, और वो इस काबिल होता है कि फ्यूचर में जितनी भी उसकी ज़माने की चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सकता है। मदर फीड अगर नहीं और फार्मूला लेंगे तो वो बच्चे कमज़ोर जिस्म, कमज़ोर दिमाग और कमज़ोर इम्यूनिटी के साथ होते हैं। सी सेक्शन का रुझान क्यों बढ़ रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं और हुकूमत इस हवाले से क्या कोई इकदाम कर रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नुदरत सुहेल साहिबा स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत तरीन काम है जी, लेकिन जिस तरह से सी सेक्शन का एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और एक तकलीफ दह काम है सी सेक्शन इटसेल्फ, क्योंकि माँ जब सी सेक्शन के प्रोसेस से गुजरती है तो अपने बच्चे को कैरी करना, अपने बच्चे की देखभाल करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू उस मदर के जो एक नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरती है। तो आप क्या समझती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस ज़्यादा बेहतर है या सी सेक्शन? अब चूँकि इसका ट्रेंड एक बन चुका है तो ये ज़्यादा बेहतर है। जैसे आपने फरमाया कि इसका ट्रेंड बढ़ता चला जाए, तो ये ट्रेंड जो है ये ग्लोबली बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पाकिस्तान में इसका ट्रेंड बढ़ गया है या सिर्फ हमारे माशरे में बढ़ गया है, ये ग्लोबली ट्रेंड बढ़ गया है। तो हमें उनको वापस लाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, इसमें डॉक्टर का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप क्या सजेस्ट करेंगी उन खवातीन को जो कि इस वक्त कंसीव किए हुए हैं कि जो उनका लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें ऐसी क्या एक्टिविटीज़ वो करें, ऐसी क्या एक्सरसाइज करें कि नॉर्मल डिलीवरी का चांस ज़्यादा हो? मैं आपको इसमें कहूँगी ये तो हमें प्री कंसेप्शन से बात करनी चाहिए है, अवेयरनेस, एंड देन क्या हम खवातीन को मशवरा दें, यंग गर्ल्स को क्या दें। तो हम सबको मिल के प्रमोट करना है, नॉर्मल डिलीवरी को मिल के प्रमोट करना है। हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं और उसको डॉक्टर्स भी फॉलो करते हैं, और बहुत सारी खवातीन, मेजॉरिटी अभी भी नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं। हमें एनकरेज करना चाहिए। एज ऑब्स्टेट्रिशियन मैं आपको बता रही हूँ कि जो लड़कियाँ बहुत चाहती हैं और उनमें विल पावर होती हैं वो नॉर्मल डिलीवरी अचीव कर लेती हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 3rd ट्रिमेस्टर में ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइज और वॉक करें, लेकिन स्टार्ट ये करते हैं हम 1st ट्राइमेस्टर से। अगर कोई ऐसी वजह नहीं है तो खवातीन को एक्टिव रहना चाहिए, तो सबसे पहले ये हम प्रमोट करते हैं। नंबर 2 पे हम प्रमोट करते हैं गुड न्यूट्रिशन एंड डाइट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। ये नहीं कि बिल्कुल ही आप में कोई ताकत ही ना हो, क्योंकि लेबर है, इसका लफ्जी मतलब है मुशक्कत। सो ये वो वाली बात नहीं है कि लेबर आप तभी करेंगे व्हेन यू हैव द एनर्जी एंड यू आर स्ट्रांग इनफ। अच्छा डॉक्टर साहब, यकीनन आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स करते ही सी सेक्शन है, क्योंकि सी सेक्शन में पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है,
हॉस्पिटल आपको रूम के लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल चार्ज दुरुस्त करता है, कह रही फिर हैं आप। मेडिसिन के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, फिर डॉक्टर्स के जो विजिट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है, तो शायद इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो प्रेफर यही करते हैं। थोड़ा सा, क्योंकि मैं खुद ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ तो मैं एक आपको बैलेंस्ड वर्जन ज़रूर बताऊंगी। देखें, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लोग जाएंगे जो थोड़े से एजुकेटेड या वेल टू डू हैं। अब आपको कोई चोरी छुपे या चालाकी से सिजेरियन नहीं कर लेगा, कोई इंडिकेशन होगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप पूछिए कि किस वजह से लेकिन डॉक्टर साहब सिजेरियन किया जा रहा है। समटाइम्स ये भी होता है कि जैसे ही बंदा हॉस्पिटल लेके पहुंचा अपनी वाइफ को, डॉक्टर ने कहा ओहो हो बच्चे की तो हार्ट बीट गिर गई, बच्चे का तो ये मसला हो गया, बच्चे ने ये कर दिया, अब वो जो कॉर्ड है वो लिपट गई, तो जी, वो ऑब्वियसली उस टाइम पे लिपटने माँ भी का परेशान हो जाएगी, आप दुरुस्त कह फादर रहे भी हैं। परेशान हो जाएगा। CTG अवेलेबल है, हार्ट बीट अगर गिरेगी आपको वो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है, उस पे नजर आ रहा है। 120 से मैं तो अपनी सारी मरीजों को बताती हूँ कि अगर हार्ट बीट 110 से नीचे होगी या 165 से ऊपर होगी तो इट मीन्स के बच्चे के जो मायोकार्डियम है उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रही। अच्छा। अब ऐसे मौके पे आपको सिजेरियन से ही बच्चे को सेव किया जा सकता है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि क्या ये भी हो रहा है आजकल, मैंने सुना है कि डॉक्टर मरीज को कन्विंस कर रही होती है कि नहीं आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं, और मरीज कह रही होती है कि नहीं मुझे तो सी सेक्शन जी कराना बिल्कुल, ये तो बल्कि मैं खुद इतनी इससे इनिशियली जब मुझे सोशल रिक्वेस्ट आनी शुरू हुई कि जी आप हमारा सिजेरियन करें, और अगर माँ बैठ के कहती है कि मेरी बेटी बहुत कमज़ोर है और वो दर्दें नहीं ले सकती, या किसी वजह से वो बच्ची इतना डर चुकी है, उसने पता नहीं यूट्यूब में देखा है या किस्से इतने खौफनाक सुने हैं नॉर्मल डिलीवरी के कि वो जहनी तौर पे तैयार ही नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर कन्विंस कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये उल्टी बात है कि बजाय कि डॉक्टर कहे कि आप सिजेरियन करवा लें, वो घर वाले बैठ के कह रहे होते हैं कि आप सिजेरियन कर दीजिए। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है इस पे हम बात भी नहीं करते, और मैंने देखा है कुछ खवातीन में कि उन्हें पता भी नहीं होता क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें नहीं बताया होता। ये कितना ज़रूरी है कि आपकी डॉक्टर आपको इसके बारे में ना सिर्फ आपको बताए बल्कि आपके घर वालों को भी बताए। ऐसे बहुत अच्छा आपने उसमें सवाल किया है, और मैं समझती हूँ देखिए जो प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है और उसके बाद का पोस्टमार्टम पीरियड, ये तीन फेसेस हैं। ये ऐसे नहीं है कि डिलीवर हो गया बच्चा और बात खत्म हो गई, क्योंकि माँ ने तो अब बच्चे को भी लुक आफ्टर करना है, उसकी तो जिम्मेदारियों में बल्कि मजीद इजाफा हो गया, तो यानी कि कहानी खत्म ही नहीं होती खवातीन के लिए। तो जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है इसमें इससे ज़रा कम चीज़ जो है वो पोस्टमार्टम ब्लूज हैं। अच्छा। तो ब्लूज जो है, ब्लूज कहने का मतलब होता है कि थोड़ा सा आप क्राईफुल हो रहे हैं, आपको हर चीज़ में लगता है कि विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट डू इट, खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं रहता, जैसे यकीन नहीं होता, क्योंकि एक जिम्मेदारी में इजाफा हो गया। पहले वही एक नई जान आपके हाथों में आ गई है। हाथ में आपको पहली दफा अगर आप मदर बन रही हैं तो आपको ये भी नहीं पता उसके रोने का मतलब क्या है, हालांकि वो माँ ही है जो बॉडी लैंग्वेज समझती है। और ऐसे टाइम में नानियाँ दादियाँ बड़ी काम आती हैं। घर वाले, इफ देयर इज लाइक से जॉइंट फैमिली सिस्टम, और अगर नहीं है तो यू आर सो राइट कि डॉक्टर्स की ये ड्यूटी है और ये बताना चाहिए कि दिस इज ओके। पहले 2-3 हफ्ते ऐसे गुजरेंगे, हस्बैंड को भी गाइड करना चाहिए डॉक्टर को। देखें पूरी दुनिया में हस्बैंड और वाइफ और घर वालों को, अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो इन सबको बुला के एज अ टीम समझाते हैं। तो अगर लड़की को पता होता है, पेशेंट को पता है कि मुझे सपोर्ट मिली हुई है, तो बहुत अच्छा कोप करती है। लेकिन जहाँ पे डिप्रेशन होता है वहाँ पे जो अलामात हैं वो ज़रा ख़तरनाक होती है। फिर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, दवाइयों की भी ज़रूरत है, साइकाइट्रिस्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे माँ और अच्छा साइकियाट्रिस्ट की जरूरत होती है, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी काम नहीं करता। देखिए साइकाइट्रिस्ट जो है वो दवाई से इलाज करता है, कुछ साइकोथेरेपी करता है। साइकोलॉजिस्ट जो है जहाँ पे वो ये देखते हैं कि अब साइकोथेरेपी से फायदा नहीं हो रहा या कोई बिहेवियरल थेरेपी से फायदा नहीं हो रहा, अब दवाई की जरूरत है, फिर वो साइकाइट्रिस्ट की हेल्प ले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें सी सेक्शन के हवाले से, और प्रोग्राम के इस हिस्से में अब इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मजहर मोंगा साहब, जो कि
कंसल्टेंट एपिड्यूरलिस्ट हैं। कनाडा और साउथ अफ्रीका में बहुत अरसा काम कर चुके हैं। अरब ममालिक में भी इन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं और कतर के शाही ख़ानदान के भी ये कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में जो एनेस्थीसिया है इसके हवाले से क्या चॉइसेस हैं और ख़वातीन को क्या इंतखाब करने की कोई आज़ादी दी जाती है? कॉन्सेप्ट जो वेस्ट में नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, यू हैव समथिंग कॉल्ड प्री एनेस्थीसिया क्लिनिक। ओके। औरतों के हवाले से सिर्फ बात करूं तो वो सिर्फ जो हामला औरतें होती हैं उनके हिसाब से 9वें महीने पे हमारे जो ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं वो रेफर करते हैं पेशेंट को टू आवर क्लिनिक। ओके। इट इज़ नॉट माई क्लिनिक, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट आई ब्रॉट इट इन। तो शुरू में बड़े थोड़े मरीज थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू हुए। अब ये है कि इसमें आप 9वें महीने में आई, आपको फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आपको जनरल अगर दिया जाएगा तो क्यों दिया जाएगा, रीजनल दिया जाएगा तो क्यों दिया जाएगा, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं। उसके साथ साथ आपको यू विल गेट टू नो योर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। उस एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का सारा आपके पास नाम, उसके क्रेडेंशियल्स आपके पास होंगे। वो आपको सारा एक्सप्लेन करके, आपको एक चीज़ होती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जो आपने वहीं पे उनकी क्लिनिक पे ही साइन करना है। अच्छा। साइन करके उसके इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बाद आपका फुल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें चेस्ट, जिसमें आपकी बेसिकली क्लिनिकल फाइंडिंग्स तो ढूंढ रहे होते हैं। अब अगर उस क्लिनिक का फ़ायदा ये है, अगर आप डायबिटिक हैं, डायबिटीज बड़ा कॉमन है प्रेग्नेंट मदर के अंदर, उसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। सही। वो अगर डायबिटिक हैं तो उनकी मैनेजमेंट मैंने देखनी है, किस तरह आपका कंट्रोल्ड है या नहीं कंट्रोल्ड है। अगर आपको दमे की प्रॉब्लम है एंड यू स्टिल हैविंग अ वीज, जो सांस की प्रॉब्लम हो रही है, आई विल रेफर यू, अगर मैं खुद नहीं कर सकता, I will refer you to the expert to make your chest optimal for an anesthetic. देखें, उसके बाद अगर फर्जनाल आपको ब्लड प्रेशर का, which is very common, gestational diabetes उतनी कॉमन है, pregnancy induced hypertension भी बड़ी often मिलती है। जो एक जनरल मिथ है, जी। इवन जो आज तक मैं भी ये समझती थी कि जो एपिड्यूरल आप इंजेक्शन लेते हैं उससे तो आपकी कमर में बहुत दर्द रहती है और सारी उम्र दर्द रहती है, आप पैरालाइज भी हो सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया लेना इज़ वेरी सेफ, जो आज तक मैंने भी सुना है। तो जरा ये इसके बारे में क्लियर करें ना कि ये क्या है, जनरल एनेस्थीसिया के बाद क्या होता है और एपिड्यूरल के बाद क्या होता है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आई विल फोकस ऑन जनरल एनेस्थेटिक फॉर यू टू बी अवेयर। जनरल एनेस्थीसिया, आपने जिस तरह आपके जनरल लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ टीका लगाया, आप सो गए और जनाब वो तो एक शटर बंद हो जाता है आपको, ठीक है ना। हाँ। आपको टीका लगता है, आपको सुला दिया जाता है, उसके बाद मसल रिलैक्सेंट देते हैं। अच्छा। मसल रिलैक्सेंट से आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज होती है, आपके सांस की नाली में ट्यूब जाती है। अच्छा। ट्यूब जाके यू गेट ऑन टू द वेंटिलेटर। टेम्पररी वेंटिलेटर होता है, लेकिन देयर आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस। उसके बाद इंट्राऑपरेटिवली आपने गैसें सूंघनी है, पेन किलर लेना है। ट्रू, पेन किलर हम देते हैं जब बच्चा बाहर आ जाता है। okay. उस वक्त तक आपको पेन किलर इसलिए नहीं देते कि वो बच्चे को क्रॉस हो जाए। क्रॉस हो जाता है तो बच्चा जब पैदा होता है वो फ्लैसिड सा होता है। फ्लैसिड का मतलब ऐसे। तो उसके बाद आपने उस मसल रिलैक्सेशन इफेक्ट से उसको वापस लेके आना, उसका रिवर्सल देना। उसके बाद आपने एक्सट्यूबेट करना। जब आप इंट्यूबेट कर रहे होते हो, आपकी सांस की नाली में ट्यूब जानी है, उस वक्त जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अनकाउंटेबल, शॉर्टनेस हो जाती है, शॉर्ट नेक हो जाती है, फुल सेट ऑफ टीथ होता है, उसको कई दफ़ा डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हमें फेस करनी पड़ती है। अब आपने कहा आपने लैरिंगोस्कोप से अंदर ट्रैकिया की ओपनिंग में जानी है, उस ट्यूब में आपको नजर नहीं आ रही। प्रेगनेंसी में वैसे भी एक देयर इज समथिंग कॉल्ड PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, और उसमें प्री एक्लैम्सिया कह दें या एक्लैम्सिया कह दें। प्री एक्लैम्सिया में आपका थ्रोट जो है ना स्वेल अप हुआ है, आपने किया, ट्यूब डालने की कोशिश की, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे आप?
अब क्या करेंगे, आपका नाउ यू आर पैरालाइज्ड, यू विल नॉट ब्रीथ। उसमें क्या होगा कि यू हैव टू कॉल अ फेल्ड इंट्यूबेशन ड्रिल एंड डिफिकल्ट इंट्यूबेशन ट्रॉली मंगवानी है, आपने फाइबर ऑप्टिक स्कोप मंगवाना है, उससे आपने ट्यूब उसके अंदर यानी ये स्लिट बड़ा मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। उसके अलावा देखें, ये तो हो गया, लेट्स से आपकी ट्यूब नहीं घुसी सही जगह पे, अब क्या करेंगे आप? डेथ भी हो सकती है इससे? एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर आपसे ट्यूब नहीं लगी, अगर आपने एग्रेसिवली उसको मैनेज नहीं किया, कई दफा हमें क्राकोथायरॉयडोटमी जो गर्दन में छेक करने वाली बात होती है, वो करके वेंटिलेट करना पड़ता है। क्राकोथायरॉयडोटमी इज अ वेरी वेल नोन प्रोसीजर। अच्छा, अब अगर डिफिकल्ट हुआ, आपने जनाब उसको टर्न किया, टर्न करने के लिए जनाब उसको किसी तरह मैनुअली बैक किया, मैनुअली जो वेंटिलेट किया, ऑक्सीजन तो जानी है, अब वो पेशेंट पैरालाइज है, वो तो नहीं ब्रीथ करेगी, व्हाट विल हैपन टू योर ऑक्सीजन लेवल? गो डाउन सडनली। और बच्चे का भी फिर इस तरह तो ऑक्सीजन लेवल बच्चे का भी वही लो होगा, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, ऑक्सीजन नीचे आ गई। अच्छा, उसके बाद जनाब डेंजरस फॉर मदर एंड चाइल्ड। एब्सोल्युटली आपको तो कोई पता नहीं है ना कि भाई क्या होता है। अच्छा, और बाहर घर वाले भी इंतजार में बैठे हैं कि सब कुछ सही होगा। बेहोश हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे काइंडली ये भी बताएं कि जो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं? मतलब लाइक जब मदर होश में आ गई, घर आ गई, बाकी जिंदगी में उसके क्या असरात होते हैं? और बच्चे पर भी यकीनन उसके कोई तो असरात होते होंगे। देखिए, आपका इंडक्शन टाइम जहां से आपको टीका लगा है टिल द बेबी कम्स आउट, इट शुडंट बी मोर देन 3 मिनट्स, राइट? जितना डिले करेंगी आप, उतना बेबी को वो मेडिकेशन सारी ट्रांसफर हो जाती, एक्सेप्ट मसल रिलैक्सेंट। वो नहीं जाता वो क्योंकि नहीं वो जाता, आयनाइज्ड blood, होता है, हाँ। आयनाइज्ड होता है। Okay. जो अनआयनाइज्ड होता है वो क्रॉस हो जाता है। ओके, अच्छा, अब आपने उसमें इंडक्शन एजेंट दिया, उसके अलावा गैसेस अंदर गई, एंटी एमेटिक जिसको वॉमिटिंग के लिए दवाई, वो सारी क्रॉस करके बच्चे को चले जाएंगे। उसके अलावा जो गैसेस होंगे ना, otherwise you cannot remain still. Whole purpose of anesthesia is to keep you still. अच्छा, वो जनाब बच्चे के अंदर चल गई। एक चीज होती है एप्गार स्कोर। एप्गार स्कोर to do with the baby's reflexes, the color, heart rate and उसका जो है ना बेसिकली रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ना, बच्चा हाथ हिलाना शुरू हो जाए, वो चीज़ों को काउंट करके अगर पहले मिनट में आपका 9 out of 10 है, ये स्कोर होता है। वर्जीनिया एप्गार वाज एन OB anesthesiologist in 18th century. इमेजिन करें, ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया जो मैं खुद हूँ, 18th century पे वर्जीनिया एप्गार ने अपना वो बेसिकली US में थी, उन्होंने इसको ये अपने नाम से रखा। अगर आपका एप्गार स्कोर, अगर बच्चे को टाइम लग गया, 8-10 मिनट लग गए, फॉर वट एवर रीजन, अगर कोई एडिशन होती है, कोई एबनॉर्मल लाई होता है, नहीं निकल रहा बच्चे को सारी दवाइयाँ चली गई, इसका एप्गार विल बी अराउंड 5 out of 10, 6 out of 10, 5 फिर भी एक्सेप्टेबल है। इफेक्ट क्या होगा बच्चे पे? इफेक्ट ये, बच्चा ऐसे आया और he might end up getting the intubation, ventilation, ट्यूब डाल के उसको ब्रीथ कराना, भाई उसने बच्चे को जिंदा रखना है ना, तो वो he might be unnecessarily उसको सपोर्ट करना पड़ता है। इसीलिए अक्सर सी सेक्शन से होने वाले बच्चों को नर्सरी में रखा जाता है 2-3 दिन Not के लिए। necessarily, most of the kids they go into nursery, right? अच्छा। Most of the kids. लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में Yeah. तो बच्चे नहीं जाते नर्सरी। Not really. वो तो होते हैं, वहाँ फौरन पे भी मदर को दे देते वहाँ पे हैं। भी जाते हैं। अच्छा। ऐसा कोई रूल नहीं है। तो जो खवातीन एपिड्यूरल लगवाने के बाद भी शिकायत करती हैं कि हमें तो कमर में बहुत दर्द रहती है, उसका मेरी तरफ से उनको ये सवाल है, अगर ये विदाउट एपिड्यूरल होता तो आप क्या कहते? इसको इट टेक्स अबाउट 2 to 2.5 months, 2 to 2.5 months for you to be completely normal in the sense, अब आप सीढ़ियों से ऊपर भी जा सकती हैं, आप if you want to carry weight। हमारी औरतों का एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमारा समाजी माहौल ऐसा है कि खानदान में रहते हुए आपने जनाब तीसरे हफ्ते से कुकिंग भी करनी, समटाइम्स तो पहले कपड़े भी धोने हैं, हाँ। और यानी यू डोंट डू दैट इन द वेस्टर्न यानी यू सजेस्ट के प्रॉपर रेस्ट कर रहा है 100%, ताकि आपको उस कमर दर्द से निजात मिल सके। ये बॉडी का स्ट्रेच होता है, उससे आपकी वेसल्स फट जाती हैं,
लिगामेंट के तरह। तो जब वापस आता है तो वो हील होता है विद अ स्कार। स्कार से हील होता है तो उससे ये होता है कि आपको दर्दें होती है। वहाँ पर एक कल्चर है कि जब भी किसी खातून की डिलीवरी होनी होती है तो शौहर ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद होता है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? ओके। और यहाँ पे ऐसा क्यों होना चाहिए? ओके, मैं आपको बताता हूँ। मैं जो रॉयल फैमिली का भी रिसेंटली केस किया था, उसका हस्बैंड, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फॉर द प्राइवेसी सेक, उसका हस्बैंड 7वें सी सेक्शन पे इनसाइड थिएटर में था। और फिर उसकी ट्रेडिशन क्या था, मैं उससे पूछता यार यू हैव सीन मी डूइंग दिस, कहना शी इज माय वाइफ, कहता है शी इज माय वाइफ, आई वांट टू सी एवरी टाइम एंड आई डोंट हैव अनदर वाइफ, शी इज द ओनली वन। तो वो जो स्क्रब स्वीट्स होते ना, हर बच्चे का उसने अपने महल में लगा के रखा हुआ कि ये बच्चे के वक्त मैं ऑपरेशन थिएटर में गया था। यहाँ तो हॉस्पिटल्स वाले आने ही नहीं देते हस्बैंड को। एक दफा देखो, डर ये होता है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, यू आर द विटनेस, राइट? इन द वेस्ट you cannot do anything that is not liked by the patient. Be it pain, be it complication, they will either way they will sue you. अगर पेन हो रही है यहाँ तो और ऐसा कोई सिलसिला ही नहीं है। हाँ नहीं, वो मैंने देखा है, लेकिन मैं ऑब्वियसली एक कतरा समंदर बना देता है। हमने अभी ये स्टार्ट किया है यहाँ पे काम, वो इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी से मेरा एक मैंने ठान के आया था, आई विल स्पॉइल एवरी प्रेग्नेंट मदर हियर इन लाहौर, द वंस दैट दे कम टू द हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे नाजरीन को दी और इससे यकीनन बहुत सारी ख़वातीन को आसानी भी मिलेगी। यकीनन ये बहुत ही मुफीद इन्फॉर्मेशन थी। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में 85% हामला ख़वातीन नॉर्मल डिलीवरी के अमल से बाआसानी गुजर सकती हैं, जबकि सिर्फ 15% को ही ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आजकल हर 3 में से 1 हामला खातून ऑपरेशन के ज़रिए नई ज़िंदगी को जन्म देती है। माहिरीन के मुताबिक बच्चे को जन्म देते हुए कुदरती तरीक़ाकार यानी नॉर्मल डिलीवरी ही बेहतरीन तरीका है जो माँ और बच्चे दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। सी सेक्शन से बचने के लिए किन एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना चाहिए, इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। हमल के दौरान अगर इन चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए तो डिलीवरी आसान हो सकती है। तहकीक के मुताबिक हमल के दौरान जहनी तनाव से दूर रहना और खुश रहना बेहद जरूरी है। जहनी दबाव और टेंशन न सिर्फ बच्चे की सेहत को मुतासिर करती है बल्कि हमल के अरसे को भी मुश्किल बना सकती है, जिसका नतीजा एक तकलीफदेह डिलीवरी की सूरत में निकलता है। इस अरसे में आप किताबें पढ़ें और वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। ऐसे लोगों की कंपनी में बैठें जो आपके जहन पर खुशगवार तासुर छोड़ें। ऐसी खवातीन से बिल्कुल दूर रहें जो अपनी जचकी के कुछ सच्चे झूठे और भयानक किस्से सुनाकर आपको टेंशन में मुब्तला कर दें। ऐसी खवातीन आपकी डिलीवरी को भी एक भयानक अमल बना सकती हैं। इन खवातीन से मिलने जुलने से गुरेज करें। जचकी के लिए काबिल एतबार डॉक्टर से ही रुजू करें, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं जहां डॉक्टर्स ज्यादा पैसे लेने के लिए बच्चे की पैदाइश सी सेक्शन के जरिए करवाने पर जोर देते हैं और मसनूई इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा करते हैं। बच्चे की पैदाइश के बारे में मालूमात हासिल करें। इसके लिए अपनी डॉक्टर, वालिदा या इंटरनेट से मदद ले सकते हैं। आपको इल्म होना चाहिए कि हमल के दौरान कौन सी ग़िज़ाएं और काम आपके लिए फायदेमंद या नुकसानदेह हो सकते हैं, जबकि सबसे अहम बात यह है कि आखिरी चंद हफ्तों की सूरत हाल इस बात का तयन कर देती है कि बच्चा नॉर्मल होगा या ऑपरेशन से। इस सूरत हाल से उन तमाम अफराद को आगाह रखें जो ऐन वक्त पर आपके साथ अस्पताल में होंगे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि सी सेक्शन माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है और माएँ जो हैं वो किस तरह से चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करके अपनी प्रेगनेंसी को भी आसान बना सकती हैं और इसके साथ साथ बच्चे की पैदाइश के अमल को भी आसान बना सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमती सतह पर भी अवाम में शऊर पैदा करने की ज़रूरत है, आगाही देने की ज़रूरत है। इसमें डॉक्टर्स भी अपना बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हमने भी अपने तौर पर यह कोशिश की। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।